नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की पहली खबर विधायिका से संबंधित है। हाल ही में लोकसभा में सहायक प्रजनन तकनीकी नियमन विधेयक 2020 यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन ART बिल 2020 प्रस्तुत किया गया है। ART विधेयक को फरवरी 2020 में मंत्रिमंडल ने अनुमोदन प्रदान किया था। इसका उद्देश्य गर्भधारण करने में दंपतियों की सहायता के लिए प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं की निगरानी करना है। इस विधेयक का उद्देश्य ART समर्थित क्लिनिकों और बैंकों का विनियमन करना है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकना और ART सेवाओं के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना है। ये विधेयक प्रभावित महिलाओं और बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान कर सकता है, क्योंकि भारत में ART केंद्रों की संख्या में काफी वृद्धि दिख रही है। आइए अब ART विधेयक के कुछ मुख्य प्रावधानों को समझते हैं। इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो एक आचार संहिता निर्धारित करेगा, जिसका अनुपालन इन ऑपरेटिंग क्लिनिकों को करना होगा। इसके साथ ही ये भौतिक अवसंरचना, प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरण तथा विशेषज्ञ कार्यबल से संबंधित न्यूनतम मानकों का निर्धारण करेगा। राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता के लिए डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। राज्य और संघ शासित प्रदेश राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों और योजनाओं के अनुपालन के लिए राज्य बोर्डों और राज्य प्राधिकरणों का गठन करेंगे। इसके तहत इच्छुक दंपतियों की गोपनीयता सुनिश्चित करना और शिशु के अधिकारों की रक्षा करना भी शामिल है। भारत में ART विधेयक इसलिए लाया गया क्योंकि भारत में लगभग 10 से 15% विवाहित जोड़े निसंतान हैं। ART अत्याधुनिक तकनीक प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ दंपतियों की सहायता करेगी। अगली खबर उर्वरक क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने कहा है कि भारत वर्ष 2023 तक उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में देश का उर्वरक उत्पादन 42 से 45 मिलियन टन है और लगभग 18 मिलियन टन उर्वरकों का आयात किया जाता है। मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक उर्वरकों की श्रेणी में नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरक शामिल हैं। भारत नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में दूसरे और फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। देश में पोटाश के सीमित भंडार होने के कारण पोटाश की आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन लागत की तुलना में कम मूल्य निर्धारण, सब्सिडी जारी करने में विलंब आदि चुनौतियों का सामना किया जाता है। आइए अब उर्वरकों के उत्पादन और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर नजर डालते हैं। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नई उर्वरक विनिर्माण इकाइयों को स्थापित किया जा रहा है। उर्वरकों के बेहतर उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संचालित की गई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि जैविक और नैनो उर्वरकों का उत्पादन 25 से 30% तक सस्ता है और ये 18 से 35% तक अधिक उपज देते हैं। साथ ही मृदा के बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में भी मदद करते हैं। अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कृषि पद्धतियों में परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विधेयक। इन विधेयकों का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जून 2020 में जारी अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करना है। इन विधेयकों में पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसका उद्देश्य किसानों के लिए कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी APMC के अंतर्गत अधिसूचित बाजार के बाहर भी कृषि विपणन का विस्तार करना और अंतर्राज्यीय व्यापार में मौजूद बाधाओं का निराकरण करना है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी प्रस्ताव करता है। दूसरा विधेयक है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020। इसका उद्देश्य अनुबंध कृषि को सुगम बनाना है, जिससे बाजार में अनिश्चितता होने का जोखिम किसान की बजाय कॉरपोरेट प्रायोजकों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ये किसानों को प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक व्यापारियों, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ समान स्तर पर एवं शोषण के किसी भी भय के बिना जुड़ने के लिए सशक्त बनाएगा। इससे विपणन लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसका उद्देश्य खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों को विनियमन से मुक्त करना है।
ये खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और व्यापक मितव्ययता सुनिश्चित करने में सहयोग करेगा। ये मूल्य स्थिरता बनाए रखने के दौरान किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करेगा। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। ये विधेयक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया। ये विधेयक बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित करेगा। अध्यादेश द्वारा 1482 शहरों और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे के अंतर्गत लाया गया था, ताकि उधारकर्ताओं के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया जा सके, जमाकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की तरह होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके, महामारी की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान से जमा खाता धारकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। आइए अब विधेयक की विशेषताएं जानते हैं। ये शहरी सरकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को आरबीआई के प्रत्यक्ष निरीक्षण के अंतर्गत लाएगा। दरअसल शहरी और बहुराज्यीय सहकारी बैंक आरबीआई व रजिस्ट्रार सहकारी समिति के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते हैं। ये विधेयक बैंकों को मोराटोरियम स्थिति में लाए बिना आरबीआई को बैंकिंग समस्या को हल करने की अनुमति प्रदान करता है। दरअसल मोराटोरियम के दौरान बैंक कोई ऋण नहीं दे सकता है या किसी भी ऋण लिखित यानी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं कर सकता है। सहकारी बैंक सहकारिता के आधार पर स्थापित वित्तीय संस्थाएं हैं और ये उनके सदस्यों से संबद्ध होती हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी सहकारी बैंक के ग्राहक भी इसके स्वामित्व में भागीदार होते हैं। अगली खबर भारतीय चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। संसद द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक पारित किए गए हैं। ये विधेयक एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत करते हैं जिसका उद्देश्य होम्योपैथिक उपचार के साथ साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए भी उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भारत में चिकित्सा की 6 प्रमुख पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी शामिल है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक की। होम्योपैथी की शिक्षा चिकित्सकीय पेशे और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विनियमन और विकास के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें 3 स्वायत्त बोर्डों का गठन किया जाएगा, जिसमें होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, चिकित्सकीय मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड शामिल होगा। होम्योपैथी के लिए प्राथमिक मंच के रूप में एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य या संघ शासित प्रदेश अपने विचारों और चिंताओं को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। होम्योपैथी शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समरूप राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चिकित्सा संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों के लिए अंतिम वर्ष में एक कॉमन नेशनल एग्जिट टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक की बात करें तो इसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा पेशे और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विनियमन और विकास के लिए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग का गठन किया जाएगा। इसके तहत कई स्वायत्त बोर्डों की स्थापना की जाएगी, जिसमें आयुर्वेद बोर्ड, यूनानी सिद्ध और सोवा रिगपा बोर्ड, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सीय मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड शामिल होगा। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए प्राथमिक मंच के रूप में एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य या संघ शासित प्रदेश अपने विचारों और चिंताओं को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए समरूप राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो छात्र शिक्षण को एक पेशे के रूप में अपनाने के इच्छुक हैं, ऐसे स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। केंद्र ने समान लिंग विवाह को मान्यता देने की याचिका का विरोध किया है। ये याचिका वर्ष 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत समान लिंग विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। केंद्र ने ये उल्लेख करते हुए इसका विरोध किया है कि कानूनी व्यवस्था, समाज और मूल्य समान लिंग वाले दंपतियों के बीच विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। वर्ष 2018 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से ये निर्णय दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समान लिंग के वयस्कों के बीच निजी सहमति से संपन्न यौन व्यवहार का अपराधीकरण स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है।
लॉकडाउन के बाद 10.4 मिलियन बेरोजगार प्रवासी श्रमिक गृह राज्यों में वापस लौट आए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के अनुसार कुल 10.4 मिलियन प्रवासी श्रमिक कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से नौकरियों के खत्म होने से अपने गृह राज्य में वापस लौट आए हैं। इनमें से लगभग 71% 4 राज्यों से थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल हैं। मंत्री ने ये भी उल्लेख किया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन प्रवासी श्रमिकों का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जिनकी नौकरी गई है या फिर जिनकी खाद्य व धन के अभाव, प्रवास और अन्य कारणों से मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। वर्ष 2018 के बाद पूर्ववर्ती बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रख दिया गया है। ये कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक आर्थिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत लगभग 33 से 40% संसाधन महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार या राज्य सरकार के निकायों की भूमि तथा सुरक्षा संगठनों, वक्फ और ग्राम पंचायत जैसे अन्य संगठनों की भूमि का विभिन्न शैक्षिक और कौशल विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। मानक यानी मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, इसे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान के साथ साझेदारी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। योजना का उद्देश्य विज्ञान एवं सामाजिक अनुप्रयोगों में निहित 1 मिलियन मूल विचारों या नवाचारों को लक्षित करके स्कूली बच्चों के बीच रचनात्मकता और नवोन्मेषी सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना है। मेधावी विचारों को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किए जाने के साथ साथ उनका जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन भी किया जाता है और परामर्शी समर्थन भी उपलब्ध कराया जाता है। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रधानाध्यापकों के बीच दक्षता का निर्माण करना है। वर्ष 2019-20 में 16,99,931 स्कूल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था। निष्ठा के तहत प्रशिक्षुओं को राज्य, जिला और ब्लॉक व क्लस्टर स्तर पर अधिगम परिणामों यानी लर्निंग आउटकम्स, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र आदि में प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में सेकेंडरी यानी माध्यमिक स्तर पर निष्ठा का द्वितीय चरण आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन नामक एक गैस की खोज की है जो वहां सूक्ष्म जीवों के होने का संकेत देती है। इस गैस की मौजूदगी से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि पृथ्वी से अन्य ग्रहों पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। फॉस्फीन 3 हाइड्रोजन परमाणु और एक फास्फोरस परमाणु से मिलकर बनी गैस है जो मनुष्य के लिए अत्यधिक विषाक्त होती है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ये पृथ्वी के समान संरचना वाला परंतु पृथ्वी से कुछ लघु आकार का ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में ये दूसरे स्थान पर है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी टॉप्स। टॉप्स भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। ये ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में आरंभ की गई थी। वर्ष 2018 में टॉप्स एथलीटों के प्रबंधन और उन्हें पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए एक तकनीकी सहायता दल का गठन कर इसका पुनरुत्थान किया गया था। ये टोक्यो 2021, पेरिस 2024 और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए चयनित संभावित एथलीटों को सहयोग प्रदान करती है। वर्तमान में इन चयनित संभावित एथलीटों की संख्या 94 है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।